अध्याय 4 नीला मुर्गा और बैंगनी चुड़ैल। अगली दोपहर रोया एक पक्के इरादे के साथ मैडम क्लारा की दर्जी की दुकान से बाहर निकली। वो सीधे गांव के कसाई की ओर चल पड़ी। वो दुकान के बाहर रखे लकड़ी के पिंजरों के सामने रुकी। अंदर कई नीले मुर्गे कुड़कुड़ा रहे थे और भूसे को खरोच रहे थे। मुझे मुर्गे का एक छोटा सा टुकड़ा दो, रोया ने तांबे का एक सिक्का उछालते हुए कहा। वो दौड़कर घर पहुंची, नीले रंग के उस कच्चे मांस को लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी छाती से एथर की उस गर्माहट को बुलाया, पतली बैंगनी आभा को अपनी उंगलियों के पोरों में इकट्ठा होने दिया और अपना हाथ मांस पर दबा दिया। उसने उसे काटने की कोशिश नहीं की, उसने उसे महसूस करने की कोशिश की। एथर के जरिए वो अपनी उंगलियों के नीचे की संरचना को हल्का हल्का महसूस कर सकती थी। नसों का जाल, मांसपेशियों के रेशे। लेकिन ये बहुत ही सुस्त था, धुंधला, जैसे गंदे पानी में से देख रही हो। इतना काफी नहीं है, रोया ने हाथ पीछे खींचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये बहुत बेजान है। मैं गहराई के ऊत को, टिश्यूज को महसूस नहीं कर पा रही हूं। क्यों? उसने मांस के टुकड़े को घूरा। क्योंकि ये जिंदा नहीं है, इसमें ऊर्जा बह नहीं रही है। मुझे एक जीवित जीव चाहिए। कुछ ही मिनटों में वो वापस जंगल में थी। बिना किसी जाल या कुल्हाड़ी के खरगोश पकड़ना बड़े शिकारियों के लिए भी बहुत मुश्किल काम था, और एक 14 साल की लड़की के लिए, जिसने पिछले 5 साल दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय मेडिकल की किताबें पढ़ने में बिताए थे, ये लगभग नामुमकिन था। उसने पूरी दोपहर दौड़ने, छलांगे लगाने और पेड़ों की जड़ों से अपनी कोहनियां छीलने में बिता दी। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर सीसे की तरह भारी लग रहे थे। वो बिल्कुल भी फुर्तीली नहीं थी और जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। क्षितिज पर ढलता हुआ सूरज आसमान को लाल कर रहा था जब उसने आखिरकार एक मोटे, भूरे खरगोश को चट्टानों के पास घेर लिया। एक हताश और बहुत ही बेढंगी छलांग के साथ उसने अपने हाथों से उसके गर्म फर को दबोच लिया। हाँ, रोया ने मिट्टी में औंधे मुंह पड़े हुए हाँफते हुए कहा। उसने उस छटपटाते और लाते मारते खरगोश को अपनी छाती से कसकर चिपका रखा था। आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया। जब तक वो अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए घर पहुंची, बाहर घुप अंधेरा हो चुका था। उसने सावधानी से खरगोश को एक मजबूत लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। वह बिस्तर के पास गई। इलारा की आंखें कुछ पल के लिए फड़फड़ाईं और खुलीं। तुम आ गई, मेरी नन्ही चिड़िया, उसकी मां फुसफुसाई। कमरे की भारी ठंड में उनकी आवाज किसी हल्की सी हवा के झोंके जैसी थी। मैं आ गई मां, रोया मुस्कुराई। उसका पूरा शरीर एक शानदार और जीत की थकान से दर्द कर रहा था। मैं यही हूं। रोया अपनी मां के बिस्तर के ठीक बगल में फर्श पर गिर सी गई। इससे पहले कि वो एथर के बारे में सोच भी पाती, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो एक गहरी सपनों से रहित नींद में सो गई। अगली सुबह ओकहेवन का आसमान गहरे, उदास स्लेटी रंग का था। हल्की बारिश हो रही थी जिसने कच्चे रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। सुबह के काम निपटाने और गांव के कुएं से ताज़ा पानी लाने के बाद रोया पूरी तरह भीगी हुई घर लौटी। उसके पैबंद लगे कपड़े उसकी ठंडी त्वचा से चिपके हुए थे। बहुत बढ़िया, रोया ने अपनी शर्ट का निचला हिस्सा निचोड़ते हुए, कांपते हुए मन ही मन बड़बड़ाई। अगर मुझे अभी सर्दी लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लिटिल माइजर के पास छींकने की दवा के पैसे बिल्कुल नहीं हैं। जल्दी से सूखे कपड़े पहनने के बाद वो लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ी। उसने ढक्कन खोला और अंदर हाथ डाला। भूरे खरगोश ने तुरंत अपने पिछले पैर पटके और उसकी उंगली काटने की कोशिश की। ओह, मान भी जाओ, मैं तुम्हें खाने नहीं वाली, रोया ने आह भरते हुए कहा। ये समझकर कि जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर नम घास क्लोवर की पत्तियां निकाली जो उसने सुबह इकट्ठा की थीं। उसने एक पत्ती बक्से के ऊपर लटकाई। खरगोश ने हवा सूंघी, उसे शक की निगाह से देखा और उसे छीनने के लिए धीरे से आगे बढ़ा। उसकी भूख का फायदा उठाते हुए रोया ने उस चबाते हुए खरगोश को उठाया और सुरक्षित रूप से अपनी गोद में रख लिया। उसने पालथी मारी, अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसने एथर को बुलाया। उस हल्की बैंगनी चमक ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे खरगोश के फर पर फैलने लगी। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसका एथर गहराई में उतरा, उसके दिमाग की धुंधली छवि साफ हो गई। वो उसके छोटे से दिल को खून पंप करते हुए महसूस कर सकती थी। उसने उसकी हड्डियों के ठोस ढांचे और उसके ऊतकों के लचीलेपन को महसूस किया। ये ऐसा था जैसे उसके पास आंखों का एक दूसरा जोड़ा आ गया हो, जो केवल जीवन की कार्यप्रणाली को देख सकता था। वो उन जटिल अंगों को महसूस कर रही थी जिनके बारे में उसने अपने पिता की भारी भरकम मेडिकल किताबों में भी नहीं पढ़ा था। गहरे ध्यान और एकाग्रता में 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए। रोया अपने कोने में बैठी थी और खरगोश उसकी गोद में गहरी नींद सो रहा था। उसका नियंत्रण कई गुना बढ़ चुका था।
वो अब उस जानवर के अंदर की सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक दुनिया को महसूस कर सकती थी। वो रक्त की एक एक कोशिका को महसूस कर सकती थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उन बाहरी तत्वों को, उन वायरस और बैक्टीरिया को जो बाहर से आए थे। मैं इसे समझ रही हूं, उसने सोचा, लेकिन बीमारी को महसूस करना काफी नहीं है, मुझे इसे नष्ट करना होगा। उसने अपने पिता की डायरी वाले डॉक्टर के बारे में सोचा। उसने एथर एज का इस्तेमाल किया था, ऊर्जा की एक धार जो सुई जितनी तेज थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों के चारों ओर फैली बैंगनी आभा को बाहर की ओर धकेलने और एक धारदार ब्लेड में बदलने की कोशिश की। फर्स्ट, जैसे ही एथर ने उसकी त्वचा से कुछ इंच की दूरी छोड़ी, वो बुरी तरह से अस्थिर हो गया। हवा में गायब होने से पहले वो बेकाबू होकर भड़क उठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सुलगती आग पर एक कप तेल डाल दिया गया हो। मैं सिर्फ आखिरी नतीजे की नकल नहीं कर सकती, रोया ने अपना हाथ नीचे करते हुए विश्लेषण किया। इसे सीखने की जरूर कोई तरकीब होगी। अगले दिन वो अपने घर में बेचैनी से टहलती रही, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब तक अपने शरीर पर एथर की पतली परत बनाए रखना उसकी आदत बन चुका था। टहलते हुए उसने एक स्याही वाले ब्रश, इंक ब्रश का उपयोग करके कागज के एक टुकड़े पर तेजी से कुछ नोट्स लिखे। वो टहलते टहलते रुक गई। उसने पलकें झपकाईं और अपने हाथ की ओर देखा। लकड़ी का वो स्याही वाला ब्रश चमक रहा था। उसके एथर ने स्वाभाविक रूप से उस चीज को ढक लिया था जिसे उसने पकड़ रखा था, और वो लकड़ी और उसके रेशों के चारों ओर पूरी तरह से लिपट गया था। चीजें। रोया की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मैं खाली हवा में एथर को आकार नहीं दे सकती तो मैं किसी माध्यम मीडियम का इस्तेमाल करूंगी। उसने ब्रश को नीचे गिरा दिया, अपनी मां के सिलाई के डिब्बे की ओर भागी और स्टील की एक लंबी सुई निकाली। वो बैठ गई, उसे कसकर पकड़ा और अपने एथर को उस धातु में उतारने लगी। लगातार 2 थका देने वाले घंटों तक उसने अपना पूरा ध्यान उस स्टील में झोंक दिया। एथर घना हो गया, पहले से अधिक तेज हो गया, लेकिन ये अभी भी वो सघन सूक्ष्मधार नहीं थी जिसके बारे में उसके पिता ने लिखा था। उसने और जोर लगाया, ऊर्जा को तब तक सिकोड़ती रही जब तक कि उसके सिर में दर्द न होने लगा। अचानक वो बेकाबू ऊर्जा अपनी जगह पर सेट हो गई। उस स्टील की सुई के चारों ओर एक गहरी, अविश्वसनीय रूप से सघन बैंगनी आभा थी जो उस्तरे जैसी धारदार और खूबसूरत थी। उसी पल कमरे के किनारे की टूटी हुई लकड़ी की खिड़की से शाम की हवा का एक तेज झोंका आया। चांदनी अंदर फैल गई जिससे उसकी परछाई रोशन हो उठी। हवा ने उसके श्याम काले बालों को छुआ जिससे वे उसके चेहरे के चारों ओर बेतहाशा उड़ने लगे। जैसे ही बालों की लटें उसकी आंखों के सामने लहराईं, रोया सुन रह गई। उसने सुई नीचे गिरा दी। उसके काले बालों के सिरे गहरे बैंगनी रंग के हो गए थे। क्या लल! रोया ने मुट्ठी भर बाल पकड़े और उन्हें अपने चेहरे के सामने खींचा। उसने अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचकर कि ये चांदनी का कोई धोखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एथर उसकी कोशिकाओं, सेल्स पर स्थायी रूप से अपना रंग छोड़ रहा था। एक पल के लिए घबराहट पैदा हुई, लेकिन फिर उसके अंदर के यथार्थवादी रियलिस्ट ने उसे ठंडे दिमाग से कुचल दिया। जो भी हो, उसने आह भरते हुए अपने बैंगनी बालों को वापस पीछे गिरने दिया। अगर मैं मां को बचा सकती हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे बालों का रंग बदल जाए या वे पूरी तरह से झड़ ही क्यों न जाएं। असली परीक्षा अगली रात शुरू हुई। रोया फर्श पर बैठी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके सामने कुछ इंच की दूरी पर खेत का एक छोटा सा चूहा था जिसे उसने लकड़ी के चूहेदान में पकड़ा था। वो अभी खरगोश पर एथर एज का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने उसे छुआ नहीं, उसने बस उस कांपते हुए चूहे के ऊपर अपने हाथ रखे, उनके बीच की छोटी सी जगह को एथर से भर दिया और प्राकृतिक बैक्टीरिया को निशाना बनाने के लिए उसके खून के प्रवाह में उस सूक्ष्म धार को प्रकट करने की कोशिश की। उसने ऊर्जा को धकेला। ये बहुत सघन थी, बहुत हिंसक थी। वह सूक्ष्म एथर उसकी मानसिक पकड़ से फिसल गया। पॉप पॉप! रोया बुरी तरह चौंकी और पीछे की तरफ गिर पड़ी। गाढ़े खून की कुछ छींटों ने लकड़ी के फर्श को दागदार कर दिया। चूहा पूरी तरह से बेजान पड़ा था। उस जमे हुए कमरे में एक भारी दमघोंटू सन्नाटा छा गया। रोया उस खून को घूरती रही, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे मितली आने लगी और उसने अपना मुंह ढकते हुए उबकाई ली। उसने सालों से एक सख्त रवैया अपना रखा था, व्यापारियों से लड़ती थी और बड़ों की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन वो अभी भी 14 साल की एक छोटी बच्ची ही थी। उसने इससे पहले कभी किसी की जान नहीं ली थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें बेरहमी से पोंछ डाला जिससे उसके गाल पर धूल का एक हल्का सा निशान बन गया। उसने बिस्तर पर लेटी अपनी मां के पीले बेसुध शरीर को देखा। मैं रुक नहीं सकती, रोया ने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा लोहे की तरह मजबूत हो रहा था। मुझे इसे सही करना ही होगा। 2 हफ्ते बाद बाजार में होने वाली फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था।
क्या तुमने आज रोया को देखा? सब्जी बेचने वाले सिलास ने कांपते हुए लोहार से बुदबुदाया। उसके बाल, वो बैंगनी रंग उसकी जड़ों तक पहुंच रहा है। दिन ब दिन डरावना है। लोहार ने दूरी बनाए रखते हुए सहमति जताई। क्या तुम्हें लगता है कि वो शापित है? अपने बेकरी के काउंटर से फिन ने रोया को गुजरते हुए देखा। गांव के बाकी लोग उसे बेचैनी से देख रहे थे, लेकिन फिन अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रहा था। डरावनी? फिन ने सोचा। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। क्या वे अंधे हैं? वो कमाल की लग रही है। रोया को उनके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना बचा खुचा सामान खरीदा और जल्दी से घर लौट आई। उसे वो डायरी मिले हुए आधिकारिक तौर पर 1 महीना हो चुका था। एलारा पिछले 3 दिनों से पूरी तरह नींद में थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि डर लगता था। रोया का क्लिनिक वाला कोना किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसकी कभी बहुत सलीके से रखी गई जगह अब पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। बेकार मेडिकल नोट्स हर जगह बिखरे पड़े थे, लकड़ी के कप गिरे हुए थे और पुरानी सुइयां लावारिस पड़ी थीं। सबसे बुरी बात यह थी कि 1 दर्जन असफल चूहे वाले प्रयोगों से फर्श पर खून के छोटे छोटे गहरे धब्बे बन गए थे। रोया उस पूरी अव्यवस्था के बीच में बैठी थी। अगर गांव वालों को उसके बाल पहले डरावने लगते थे तो अब वे खौफ खा जाते। उसके बाल पूरी तरह से गहरे और चमकीले बैंगनी रंग के हो चुके थे। यहां तक कि उसकी आंखें भी बदल गई थीं। उसकी पुतलियां अब एक गहरी खोखली बैंगनी रंग की थीं। उन थका देने वाले खूनी प्रयोगों ने उस पर बहुत भारी मानसिक असर डाला था और उसके अंदर बची खुची बचपन की मासूमियत को भी छीन लिया था। लेकिन आज उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसकी गोद में वो भूरा खरगोश बैठा था। एथर का उपयोग करने के लिए उसे अपने विषयों, सब्जेक्ट्स को छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अपने हाथों को करीब रखना ही काफी था। लेकिन उसे उस गुस्सैल छोटे से खरगोश से लगाव हो गया था। अब उसके पास बस यही एक बड़ा विषय बचा था। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और धीरे से अपने दोनों हाथों को खरगोश के दोनों तरफ मजबूती से रख दिया। उस शारीरिक स्पर्श ने उसकी कांपती उंगलियों को स्थिर कर दिया और दोनों हाथों का उपयोग करने से उस भारी मानसिक बोझ को सहना थोड़ा आसान हो गया। उसकी हथेलियों से गहरा, सघन बैंगनी एथर बाहर निकला, जिसने उस जानवर को पूरी तरह से घेर लिया। उसने अपनी खोखली बैंगनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग गहराई में उतरने लगा। खरगोश के शरीर के अंदर उसका सघन एथर कई हिस्सों में बंट गया। यहां सख्त सुइयां बेकार साबित होती। वे एक जीवित रक्त प्रवाह के जटिल घुमावदार रास्तों में मुड़ या चल नहीं सकती थीं। इसके बजाय उसकी ऊर्जा ने खुद को सैकड़ों सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, अत्यधिक लचीले धागों का आकार दे दिया। प्रत्येक धागे के बिल्कुल सामने एक सीधी, सूक्ष्म उस्तरे जैसी तेज नोक थी। असली एथरेज। किसी सर्जन की बेरहम सटीकता के साथ रोया ने उन्हें रास्ता दिखाया। मानसिक तनाव असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक साथ सौ तड़पते हुए सांपों को काबू करने की कोशिश कर रही हो, वो भी अपनी पीठ पर एक भारी चट्टान लादकर। उसने उन बाहरी वायरसों को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसके एथर के तेज किनारों ने उन्हें काटा, उसे अपने दिमाग में एक स्पष्ट स्नैप महसूस हुआ, जैसे किसी वायलिन के कसे हुए तार को खींच दिया हो। स्नैप, स्नैप, स्नैप। वो एक भी स्वस्थ रक्त की बूंद को नुकसान पहुंचाए बिना कोशिकाओं के स्तर पर उस बीमारी को जड़ से काट रही थी। रोया के चेहरे से पसीना बहने लगा, जो उसकी आंखों में चुभ रहा था। जोर लगाने के कारण उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट पर खरगोश ने एक हल्की सुकून भरी सांस छोड़ी। रोया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और हवा के लिए बुरी तरह हाँफते हुए पीछे की तरफ फर्श पर गिर पड़ी। वो बैंगनी चमक फीकी पड़ गई। खरगोश उठ बैठा। उसने अपना फर झाड़ा और बिना किसी परेशानी के बची हुई घास चबाने लगा। वो पूरी तरह सुरक्षित था और पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ था। उसकी परीक्षा पूरी तरह सफल रही। रोया फर्श पर लेटी थी। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी खोखली बैंगनी आंखें छत को घूर रही थीं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर बिस्तर की ओर देखा, जहां उसकी मां की त्वचा का रंग हल्का नीला पड़ चुका था। रोया ने खुद को जमीन से ऊपर धकेला। उसके चेहरे के भाव लोहे की तरह सख्त हो गए। अब, रोया ने ठंड में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मां को बचाने का समय आ गया है। लेखक राइडा की ओर से। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगला चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है। आगे की कहानी से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।